हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखेंगे। किस तरीके से मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है नेट, हमें पता करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 चार्ज पार्टिकल्स। किस तरीके से दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें एक 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 Q2 एंड Q3। Q1 इक्वल्स टू +2Q, Q2 इक्वल्स टू -2Q एंड Q3 इक्वल्स टू -4Q। और हमें ये जो चार्ज दिए हुए हैं ये ओरिजिन O से इक्वल डिस्टेंस D पर दिए हुए हैं। हमें पता क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, यानी कि इस पॉइंट O पर या ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 Q2 और Q3 की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जानते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, उन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम में लेना पड़ेगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। सो क्या आइडिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स E1 वेक्टर, E2 वेक्टर एंड E3 वेक्टर। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि चार्ज Q1 की वजह से O पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, Q2 की वजह से E2 वेक्टर एंड Q3 की वजह से E3 वेक्टर। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। यही कहता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। To find this sum, we must find the magnitudes and orientation of the 3 field vectors। यानी कि जो इस वेक्टर सम को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इससे पहले E1 वेक्टर के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, E2 वेक्टर एंड E3 वेक्टर। और वेक्टर की जो दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन या उसका ओरिएंटेशन। अगर हम इन तीनों का ये मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन पता कर लें तो उसके बाद इसका वेक्टर सम करना ईजी होगा। सबसे पहले अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, E इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। Q is the charge which is producing electric field and R is the distance of the point at which we want to find the electric field due to charge capital Q. So this is the formula for magnitude due to a point charge, magnitude of electric field due to a point charge। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम चार्ज Q1 Q2 और Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं E1 वेक्टर, E2 वेक्टर और E3 वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। तो E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि E1 हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज Q1। और हमें पता है चार्ज Q1 कितना दिया हुआ है, हमें चार्ज Q1 इक्वल्स टू दिया हुआ है +2Q। Q2 चार्ज कितना दिया हुआ है -2Q एंड Q3 ये चार्ज कितना दिया हुआ है हमें -4Q, राइट। तो यहाँ पर हमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड लेने होते हैं तो 1/4πε0 2Q अपॉन D स्क्वायर। D इज द डिस्टेंस फ्रॉम O टू चार्ज Q1। सिमिलरली we find the magnitudes of E2 vector and E3 vector। E2 का हो जाएगा 1/4πε0 2Q अपॉन D स्क्वायर एंड E3 का हो जाएगा 1/4πε0 4Q अपॉन D स्क्वायर, राइट। तो तीनों के मैग्नीट्यूड हमारे पास में आ गए हैं। अब इनके ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो ओरिएंटेशन क्या होगा, so we next must find the orientation of the 3 electric field vectors at the origin because Q1 is positive charge। हम लोग ने देखा है कि Q1 इक्वल्स टू +2Q है, तो Q1 is a positive charge, the field vector it produces points directly away from it। तो हम लोगों ने पहले की क्लासेज में पढ़ा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, डायरेक्टली अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली फॉर ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किसी भी पॉइंट पर क्या होता है टूवर्ड्स दैट चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फॉर ए नेगेटिव चार्ज। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो Q1 इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड
Q2 and Q3 are both negative charge, the field vectors produce point directly towards each of them. So अगर हम इनका ओरिएंटेशन देखें तो किस तरीके से आएगा, देखें जो Q1 जो चार्ज था उसका जो फील्ड वेक्टर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो डायरेक्टली अवे फ्रॉम द Q1 होगा। तो Q1 कहीं यहाँ पर था, आप लोगों ने देखा डायग्राम में, Q1 जो है इस डायरेक्शन में था, यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ था, और इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पर हमने Q1 चार्ज रखा था, और इस Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब अवे फ्रॉम द चार्ज की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो आप नीचे देखेंगे कि फील्ड अवे, यानी कि ये जो इवन वेक्टर है वो यहाँ पर इस एरो के द्वारा दिखाया गया है। हमने इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनको जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उस पर शो किया हुआ है, ना कि चार्ज से शो किया है। इससे हमें कैलकुलेशन करने में किसी भी तरह की एरर नहीं होगी। तो E1 वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, सो इसका मैग्नीट्यूड और इसकी ये डायरेक्शन। E2 वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, और Q2 जो था वो नेगेटिव था, वो कहीं यहाँ पर था, इसके अपोजिट रखा हुआ था। तो E2 वेक्टर जो होगा वो चार्ज Q2 की तरफ होगा, तो फील्ड टूवार्ड्स Q2, जो कि हमने ओरिजिन O पर फिर से दिखाया हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली E3 जो हो जाएगा वो चार्ज Q3 की तरफ हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका वेक्टर हमने ज़्यादा बड़ा बनाया है। क्योंकि जो वेक्टर नोटेशन में आप देखते हैं तो वेक्टर का जो लेंथ होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो दीज आर द ओरिएंटेशन ऑफ E1 वेक्टर, E2 वेक्टर एंड E3 वेक्टर। अब हमारे पास में ओरिएंटेशन आ गया। अब इस ओरिएंटेशन में हम क्या देखते हैं कि E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर ये क्या है, आर पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, थीटा क्या हो जाएगा इनके बीच में, 0 डिग्री। और ऑल्सो हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 है, E1 वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर, ये भी हमने देखा। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहें तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो रिजल्टेंट होता है, तो वो आप लोग याद करेंगे, रिकॉल करेंगे फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, A और B दोनों ही सेम है, या तो उसको E1 मान सकते हैं या उसको E2 मान सकते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, ये रिजल्टेंट अगर हम लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। जब ये यूज करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड निकल के बाहर कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। और ये E1 प्लस E2 की में जब हम इसकी E1 और E2 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q/d स्क्वायर, एंड E2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q/d स्क्वायर। सो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4q/d स्क्वायर। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ E1 प्लस E2। और ओरिएंटेशन हमें पता ही है, उस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि हमने जो रिजल्टेंट निकाला है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, इसको ऐड करना होगा E3 वेक्टर के साथ में। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, वो क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 4q अपॉन d स्क्वायर, और दिस इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ E3। ये मैग्नीट्यूड किसका है? E3 वेक्टर का है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, सॉरी E3 वेक्टर एंड E1 प्लस E3 वेक्टर दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के दो तरीके हमारे पास में, या तो हमें यहाँ पर जो है रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएं जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में लगाया, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या हम यहाँ पर इनके कंपोनेंट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला तो आप लगा के कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्टेंट आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इनके कंपोनेंट निकालना चाहें तो कंपोनेंट निकालने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमें दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। किस किस के कंपोनेंट करेंगे हम लोग? एक कंपोनेंट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में किसका? E3 वेक्टर का। ये वेक्टर नोटेशन में हम इस तरीके से कंपोनेंट करते थे। तो ये हो जाएगा E3x, ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? E3x। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा y डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट हो जाएगा E3y, राइट। सिमिलर वे में हम यहाँ पर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के भी क्या करेंगे? कंपोनेंट करेंगे अलोंग द x एंड y डायरेक्शन। और x डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा किसके? E3x के, क्योंकि हमने बताया कि वही E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो E3 वेक्टर के इक्वल होता है। तो दिस इज ऑल्सो E3x, इसको भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आएगा ये क्या हो जाएगा? E3y। तो इन दिस डायग्राम क्या दिखाई देता है हमें कि ये E3y और ये E3y ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कौन सी डायरेक्शन में आएगा? प्लस एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर निकल के आएगा, और वो दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू 2E3x। जैसे मैंने बताया y डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है y डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। E3y ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं हम इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड along the y direction cancels तो कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा? केवल x डायरेक्शन में। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 2E3x। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट्स को हम लिखिए तो E3x क्या हो जाता है? E3x। तो x कंपोनेंट क्या होता है वेक्टर का? वो होता है E3 और cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है? वो 30 डिग्री। तो इसलिए इस फॉर्मूले में जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा E3 वेक्टर, सॉरी E वेक्टर एट पॉइंट O। तो इसको EO भी लिख सकते हैं हम चाहे तो। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन O। और डायरेक्शन कहाँ पर होगी यहाँ पर? तो डायरेक्शन कहाँ लिखेंगे? EO वेक्टर इज along the positive x डायरेक्शन, राइट।